आज का टॉपिक है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ये फ्रांसीसी विद्वान थे। लाप्लास फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास जो थे वो उनका जो टाइम था वो 1769 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। लाप्लास की तीन कल्पनाएं थी जिन पर आधारित होकर उनका सिद्धांत आगे चलता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ये होता है कि पहले कुछ भी साइंटिफिकली प्रूफ तो था नहीं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो अलग अलग जो ज्योग्राफर थे, कुछ जो भी जो आकाश में ग्रह तारा ये सब जो देखते थे, इससे वो इमेजिन करते थे। इमेजिन करके वो अपना एक सिद्धांत बनाते थे। उनकी एक कल्पना होती थी कि इस तरह से पृथ्वी का जो हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। तो ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक कल्पना है, ये प्रूफ्ड नहीं है। और इनका जो तीन जो था बेसिकली कि इन्होंने पहले बताया कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त निहारिका, जिसको नेबुला कहते हैं, नेबुला थी। वो ब्रह्मांड में एक विशाल और तप्त निहारिका थी। यह निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी, इसमें मूवमेंट था। यह निहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई और ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और ये इसका साइज छोटा हो रहा था। इनकी तीन बेसिकली इन्होंने पहले ही ऐसा मान लिया था। और ये जो है ना, लाप्लास के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था। निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का हास्य होने लगा। इसमें आप हर एक चीज़ में एक एक पॉइंट देखिएगा कि कैसे कैसे वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो तप्त थी और वो गतिमान भी था और एक बड़ा सा पिंड था। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि गति के कारण विकिरण में ऊष्मा का हास्य होने लगा, जिस कारण इसके बहिर्भाग शीतल होने लगे। इसका धीरे धीरे कोई भी चीज़ ठंडा होता है, ये भी ठंडा होने लगा और बाहर का जो पार्ट था, बाहर का जो परत था, वो क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। निहारिका के निरंतर शीतल होने से उनमें संकुचन होने लगा। शीतल हुआ, शीतल होने से कोई भी चीज़ संकुचित होता है, तो संकुचन होना शुरू हुआ। निहारिका के आकार तथा आयतन में ह्रास होने लगा। नेचुरली है कि संकुचन होगा तो उसके आकार में उसका वॉल्यूम भी कम होते जाएगा। आयतन में कमी से निहारिका में गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। उसका साइज छोटा होते गया, छोटा होने से उसका स्पीड और बढ़ गया। कोई भी बड़े चीज़ का स्पीड कम होता है, जैसे जैसे साइज छोटा होता है तो नेचुरली है कि उसका स्पीड बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। अत्यधिक गति के कारण केंद्र प्रसारित बल, जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम बहुत तेज़ी से अगर घुमाते हैं तो बाहर की तरफ में जो भी पदार्थ होता है वो बाहर की तरफ में फेंकाता है। जैसे पंखा है, पंखा जब चलता है तेज़ी से तो क्या होता है? हवा बाहर की तरफ में फेंकाता है। कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से अगर रोटेट कर रहा है तो जो भारी पदार्थ होता है वो बाहर की तरफ में जाता है और बीच में जो पार्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो हल्का पदार्थ बीच में रह जाता है और भारी पार्ट बाहर की तरफ में जाने लगता है और बीच का जो पार्ट होता है वो उभरने लगता है। इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड ये सिद्धांत को प्रूफ करने की कोशिश किया है। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया। ऊपरी भाग जो है नेचुरली है, बाहर के ब्रह्मांड के उसमें टच में आने से बाहरी भाग ठंडा हो और घना होते गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर रहा था। क्योंकि इसमें नेबुला में रोटेशन हो रहा था तो ऊपरी भाग ठंडा होकर कड़ा होने लगा, अंदर का भाग अभी तप्त अवस्था में था, जो कि बाहर और भीतर के टेम्परेचर में अलग होने की वजह से जिस स्पीड से अंदर का भाग मूव कर रहा था उस स्पीड से बाहर का नहीं हो रहा था। इस प्रकार दोनों के गति में अंतर आ गया। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ला के रूप में पृथक होने लगा।
और ये सिकुड़ते गया और मध्य भाग से छल्ला के रूप में पृथक होने लगा। कौन सा पार्ट? बाहरी पार्ट। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला। लाप्लास बताते हैं कि उसमें से एक छल्ला बाहर निकला और बीच का पार्ट जो है उभर कर बाहर निकल गया, जो कि बाद में सन बना, स्टार। तथा बाद में ये छल्ला 9 छल्ले में विभाजित हो गया। ये जो एक बाहर में छल्ला निकला था वो बाद में 9 छल्ले में वही टूट कर 9 छल्ले में विभाजित हो गया। एक छल्ला से 9 छल्ला बना, जबकि इमैनुअल कांट में हम पढ़े थे कि उन्होंने बोला कि 9 छल्ला ही निकला था। इस ढंग से ये एक जो है बाहरी पार्ट हुआ, ये बीच का पार्ट जो है उभरा हुआ ये सन बन गया और ये बाहरी पार्ट में जो है ये छल्ला बाहर की तरफ में निकल गया। इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हैं। जो है यहाँ पे प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया तथा प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि, जिसको हॉट गैसियस एग्लोमरेशन का रूप धारण कर लिया। जितने भी जो छल्ला था वो आपस में वो टूटा और टूट करके कई जो है ना छल्ला बना और वो छल्ला आपस में मिलकर के क्या बन गया? एक गोल शेप में बन गया गांठ के रूप में, जिसको कि हॉट गैसियस एग्लोमरेशन कह सकते हैं। और जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बन गया और ठोस बनकर ग्रह बन गया, और ये क्या बन गया? ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 ग्रह का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा एक पृथ्वी भी है। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का भी आविर्भाव हुआ। ये जो है इसकी पुनरावृत्ति से क्या हुआ कि सैटेलाइट्स भी बने, जैसे हमारा चांद है ना, वो भी बना, तथा निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना। अब इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका डायग्राम। इसमें हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम लोग दिखाएंगे, ये है गैसियस अवस्था में जो है पदार्थ है ना, और ये कैसा था? हॉट था और डायनेमिक नेबुला था। हॉट एंड डायनेमिक नेबुला था, ये मूव कर रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मिडिल पार्ट बल्जिंग आउट, बीच का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ में उभरने लगा और बाहर का पार्ट क्या हुआ? ठंडा होके हार्ड हो गया, और ये इससे जो बीच का पार्ट था, ये जो गर्म था, वो हल्का होके बाहर की तरफ में उभरने लगा। तीसरा स्टेज था आउटर रिंग सेपरेटेड बाय मिडिल पार्ट। ये जो बाहर का जो रिंग था ये क्या हो गया? बीच वाले पार्ट से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, दूर हो गया। और फिर ये बाद में ये जो छल्ला था बाहर का, ये छल्ला ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और एक गांठ के रूप में, देखिए गांठ के रूप में ये बन गया। ये छल्ला टूट करके 9 बड़े बड़े टुकड़ों में बट गया और ये आपस में मिल करके गांठ के रूप में बना। फिर इसी में से फिर 1-2 छल्ला निकला जो कि इसके सैटेलाइट्स बन गए। तो ये है सन फॉर्म्ड एंड रिंग्स बिकम मेनी प्लैनेट्स। सन जो है, इसमें सन का निर्माण हो गया और जो रिंग्स थे वो क्या बन गए? प्लैनेट के रूप में बन गए। तो हम लोग ये डायग्राम इसके साथ में ज़रूर बना देंगे, ठीक है। तो कोई भी ज्योग्राफी का कोई भी आंसर हो वो बिना डायग्राम का कंप्लीट नहीं होता है। जो भी हम कहते हैं उसको डायग्राम के रूप में हम लोग हमेशा शो करना चाहिए। ये हो गया इनका लाप्लास का नेबुला हाइपोथेसिस। अब कोई भी जब भी हाइपोथेसिस होता है या कोई भी सिद्धांत पहले का था, उसमें कहीं ना कहीं चूंकि वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता था, इस वजह से और भी कई नए नए जो ज्योग्राफर्स आए बाद में, वो उसमें कई सारे दोष निकाले, कई सारी चीज़ें दिखाएं कि उसमें ये कमियां थी। तो ये हमेशा हम मूल्यांकन भी जरूर लिखेंगे कि उनका जो हाइपोथेसिस था वो उसमें मूल्यांकन क्या क्या हुआ था। तो मूल्यांकन में जो है पहला था कोणीय आवेग की स्थितियों के सिद्धांत, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंट मतलब जो उसका जो गति जो थी उसके अनुसार मौलिक निहारिका का कोणीय आवेग से पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकता था। यह परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। ये कह रहा है कि जो भी मूवमेंट उस समय दिखाया गया था कि उसमें जो भी गति थी निहारिका में, उसमें इतनी गति नहीं थी कि उससे एक छल्ला निकल सके और उससे इतने सारे प्लैनेट बन सके। ये कह रहे हैं, और ये चूंकि गणितीय सूत्रों के विपरीत है, गणितीय सूत्रों में ये फिट नहीं करता है। दूसरा है निहारिका से 9 छल्ले ही क्यों निकले। निहारिका से कह रहा है कि 9 छल्ले ही क्यों निकले। घनीभवन के कारण एक छल्ले से सारा पदार्थ एक ही गोल पिंड के रूप में नहीं बदल सकता है,
और सारे के सारे छल्ले जो टूटे वो एकदम गोल गोल पिंड बन गया है, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि छल्ला छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाएगा। ये बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता था। ये एक 9 ही छल्ले में क्यों टूटा, ये क्वेश्चन बनता है। फिर कह रहा है निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता, स्मॉल डिग्री ऑफ कोहेंसन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ नेबुला के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा। ये कह रहा है कि अगर निहारिका से निकला, ये एक छल्ले के रूप में निकला है, तो ये कंटिन्यू अभी भी निकलना चाहिए, जो अब नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है निहारिका प्रारंभ से द्रवित अवस्था में रहे होंगे, परंतु द्रवित अवस्था में ग्रह निर्बाध रूप से परिभ्रमण तथा परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्रव के विभिन्न स्तरों की गति समान नहीं होती है, उनके घर्षण होता रहता है। केवल ठोस ही परिभ्रमण तथा परिक्रमा कर सकता है। ये कह रहा है कि निहारिका ये बना है, तो इसमें प्रूफ है कि कोई भी वो द्रवित अवस्था में, पहले गैस अवस्था में होता, फिर द्रवित अवस्था में हुआ, तो द्रव की स्थिति में जब होता तो वो पॉसिबल नहीं था कि उसमें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन हो सकता था। तो इसमें क्या होती है कि उसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग गति जो है ना समान नहीं होती, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था। कोई भी द्रव जो है वो परिभ्रमण नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे भी ये भी प्रूफ नहीं हो रहा है लाप्लास के हाइपोथेसिस में। लास्ट है कि इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन शनि तथा बृहस्पति के उपग्रह अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। इसमें है कि भाई जो भी जहाँ से निकला है उसी दिशा में, जिस दिशा में वो मूव कर रहा है वैसे ही मूव करना चाहिए था, बट जो जुपिटर और सैटर्न है, इसका जो सैटेलाइट है वो उसके ही डायरेक्शन में नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। छठा, सूर्य निहारिका का ही एक भाग है, तो तरल अवस्था में होने के कारण बीच में उभार दिखना चाहिए था। कह रहे हैं कि अगर सूर्य उस समय बाहर निकला तो आज भी जो है सूर्य में एक उभार सा दिखना चाहिए ताकि उससे और भी निकल सके, बट ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। सातवां, यह गतिशील तथा तप्त निहारिका कहाँ से आई, यह इन परिकल्पना में नहीं मिल पाता है। ये जो है ये इन्होंने सीधे यहाँ से शुरुआत किया था इस परिकल्पना का कि एक गतिशील है गैसियस अवस्था में और वो तप्त है। आखिर ये आया कहाँ से, ये लाप्लास नहीं बता पाते हैं, जबकि इमैनुअल कांट ने इसमें बताया था। तो इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे भी इस क्वेश्चन से ये आंसर जो है इनका लाप्लास से सेटिस्फाइड नहीं होता है। इस ढंग से ये मूल्यांकन आप लोग जरूर लिखेंगे, कम से कम 4-5 बिना मूल्यांकन के ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा, तो ये जरूर लिखेंगे। अभी ये लास्ट में लिखेंगे वर्तमान समय में यह परिकल्पना मान्य नहीं है, क्योंकि इसका कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूफ्ड नहीं हो रहा है। जो आज के करंट डेटा में जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। तो इस ढंग से जो है ना लाप्लास का नेबुला हाइपोथेसिस कंप्लीट हुआ।